नमस्कार साथियों, मेरा नाम अंगीश कुमावत है। वर्तमान में एज ए रेवेन्यू ऑफिसर डीएलबी में कार्यरत हूँ और पूर्व में राजस्थान पुलिस उप निरीक्षक के पद पर लगभग 2 वर्ष की सेवा की है। आज का जो अपना सेशन है ये राजस्थान पुलिस उप निरीक्षक 2025 की भर्ती है उसके बारे में रहने वाला है। तो इसमें अपन बात करें तो 1015 पदों की लगभग इसमें वैकेंसी आई हुई है, आप सभी को पता है। जिसमें एपी के 896 जो आर्म पुलिस होती है, एपी जो जिसको पहले सिविल पुलिस बोला करते थे, एपी जो 896 उसके पद हैं, जो अपने आप में बहुत ज़्यादा पद होते हैं। जैसे अपन बात करें पिछली बार 2021 की जो वैकेंसी थी उसके अंदर तो टोटली 859 वैकेंसीज थी। इसमें एपी के 896 हैं और एपी सहजा की बात करें तो उनके 4 पद हैं। और एपी जो शेड्यूल एरिया है, अनुसूचित क्षेत्र है, उसके 25 हैं और इंटेलिजेंस ब्यूरो आईबी के 26 हैं और आरएसी के 64 पद हैं। इस प्रकार से टोटल पद हो जाते हैं 1015 पद। तो इसमें आप अपनी प्राथमिकताएं तय कीजिए कि आपको कौन से पुलिस में, जैसे अपन देखते हैं अपने आसपास में जो एक्चुअल में जो पुलिसिंग होती है, जो पुलिस काम करती है वो सिविल पुलिस होती है। जो थाने में जो देखते हैं अपन अपने आसपास का जो थाना क्षेत्र लगता है वहाँ पे जो वर्दी में जो यूनिफॉर्म में जो रहते हैं, कोई भी लॉ एंड ऑर्डर की ड्यूटीज़ देख लो या फिर अपने कोई भी जैसे जो पुलिस का जो अपन जो आम जन जो पुलिस को देखता है वो सिविल पुलिस ही होती है। बाकी आम जन का इंटेलिजेंस से और आरएसी से एमबीसी से इनसे ज़्यादा कोई काम पड़ता नहीं है। इसलिए जो अपने आसपास की जो पुलिस होती है वो सिविल पुलिस होती है। तो ज़्यादातर लोगों की प्राथमिकता यही होती है कि सिविल पुलिस को वो एपी को सबसे फर्स्ट प्रेफरेंस में देते हैं। वो आपकी प्राथमिकता है कि आपको ऐसी जॉब में जाना है जहाँ पे मतलब है कि हाँ 24/7 की नौकरी रहती है, थाने क्षेत्र में आपकी पोस्टिंग रहेगी और आराम से खूब एंजॉय एडवेंचर से रहेगा। डेली आपको अलग अलग केसेस देखने को मिलेंगे, ठीक है। कभी कोई मारपीट हो गई, कभी कोई जैसे एक्सीडेंटल केसेस होते हैं, जो जो रोड के आसपास के थाने होते हैं वहाँ पे डेली एक्सीडेंट्स होते रहते हैं, तो वो सिविल पुलिस उनसे डील करती है। क्रिमिनल्स होते हैं अलग अलग तरीके के, जैसे कोई चोरी हो गई, ठीक है, मारपीट के केस आते हैं, वो सब सिविल पुलिस के अनुसंधान का जो इन्वेस्टिगेशन का जो काम होता है वो पूरा सिविल पुलिस का होता है। इसके बाद में इंटेलिजेंस का क्या काम होता है। इंटेलिजेंस मैन तो अपने राजस्थान में कि जो वीआईपीज़ को जो सिक्योरिटी दी जाती है वो इंटेलिजेंस के, जैसे अपन देखते हैं अपने आसपास में बात करें कोई जैसे वीआईपी मूवमेंट होता है तो उसमें जो सुपारी सूट जो पहन के जो रहते हैं उनका आईबी इंटेलिजेंस ब्यूरो वाले रहते हैं वो। इसके अलावा अपन बात करें आरएसी की, तो आरएसी की अलग अलग कंपनियां होती हैं, अलग अलग बटालियंस होती हैं। तो उनके अंदर एक बटालियन के अंदर जैसे 2 3 4 जितने भी बटालियन की स्ट्रेंथ के हिसाब से प्लाटून कमांडर होते हैं। तो एक प्लाटून होती है उसमें लगभग 30 आदमियों की स्ट्रेंथ होती है। तो 30 आदमियों के ऊपर वो प्लाटून कमांडर उनका इंचार्ज होता है। तो उनको अलग अलग ड्यूटीज़ वगैरह करवाना और उनका मतलब जो भी है कि वो एज ए एडमिनिस्ट्रेटिव पावर उसके पास में होती है। उन जो उसके प्लाटून के जो बंदे होते हैं उनका सारा कामकाज वही देखता है। तो इसमें अभी ये 3 4 तरीके की आपको बता दी सामान्य जानकारी थी। इसके बाद में अपन बात करें तो अभी तक जो नोटिफिकेशन आया उसमें जो कैटेगरी वाइज क्लासिफिकेशन आना शेष है। अभी तक इसके बारे में अभी तक कुछ भी जानकारी प्राप्त नहीं हुई है कि जैसे ओबीसी, एमबीसी, ईडब्ल्यूएस, एससी एसटी हो गई, महिला हो गई, उनके लिए कितने पद रिजर्व हैं। तो अभी तक इसके जो वर्गीकरण है वो आना अभी शेष है। और सामान्य अपन बात करें कि भाई इसमें फॉर्म कौन फिल कर सकता है, तो एनी ग्रेजुएट पर्सन, जो भी ग्रेजुएट पर्सन है या फिर जो अपियरिंग इन लास्ट ईयर, जैसे कोई फाइनल ईयर में अपियरिंग है तो वो भी इसका फॉर्म फिल कर सकता है। और अपियरिंग के अंदर ये इसमें कंडीशन डाल रखी है कि अपने अपियरिंग में जैसे बीए फाइनल में कोई एग्ज़ाम में अपियर हो गया बीए फाइनल में, तो उसका जो एग्ज़ाम का रिजल्ट है ना, जो एसआई का इंटरव्यू होगा उससे पहले उस एग्ज़ाम का रिजल्ट आ जाना चाहिए। इसमें क्या ध्यान रखना अपने को कि आप जैसे मान लो आज की तारीख में आपने बीए फाइनल में एडमिशन ले लिया, ठीक है, कोई बात नहीं। जब इसका एग्ज़ाम होगा आपको पता है कब होगा, जून के सॉरी अप्रैल के अंदर इसका एग्ज़ाम होगा। अप्रैल में एग्ज़ाम होगा, 2 3 महीने बाद में रिजल्ट आएगा। तो जब इसका इंटरव्यू होगा उससे पहले आपका बीए फाइनल, एमए जो भी है, बीएससी फाइनल होगा, बीकॉम फाइनल हो गया, या कोई भी आपने जो बैचलर की डिग्री कर रहे हो उसका फाइनल का रिजल्ट आपको उससे पहले मिल जाना चाहिए, उसमें आप पास हो जाना चाहिए, तब आप इसमें एलिजिबल रहोगे। तो मेरे हिसाब से इसमें तो कोई प्रॉब्लम है ही नहीं। लगभग जो जो भी अपियरिंग है सबको ये फॉर्म भर देना ही चाहिए, इसमें कोई इशू नहीं है। एज की बात करें, इसमें एज क्राइटेरिया क्या होता है, इसमें कम से कम 20 साल और अधिकतम 25 साल की उम्र वाले जो बंदे होते हैं उसमें फॉर्म भर सकते हैं। तो इसके अंदर जो एज रिलैक्सेशन होता है 3 साल का, तो सरकार ने अपने स्तर पर रिलैक्सेशन दे दिया है। और तो उसके अलावा जो एससी एसटी ओबीसी एमबीसी इनको है जो 5 साल का है। और जो इन वर्गों की महिलाएं होती हैं उनको 10 साल का रिलैक्सेशन है, ठीक है। ये सामान्य चीज़ें हैं। 5 साल का इनको, इनके 10 साल का हो गया। और 5 साल का जो वुमेन है, कौन सी कैटेगरी की, जनरल की, अदर कैटेगरीज की जो वुमेन है उनको तो है 10 साल का। और उसके अलावा जो 5 साल का है वो किसको है, जनरल की वुमेंस को है। और 3 ईयर्स का मैंने बता दिया आपको, 3 साल का राज्य सरकार ने इसमें छोड़ दिया क्योंकि 2021 के बाद में 2025 हो गया, लगभग 4 साल का समय बीत गया। इस दौरान कोई भी नई भर्ती परीक्षा का आयोजन नहीं किया गया है, इसकी वजह से राज्य सरकार ने 3 साल की छूट देने का निर्णय लिया है। और इसमें जो भूतपूर्व सैनिक होते हैं उनकी अधिकतम आयु इसमें 40 वर्ष के लिए बताया गया है।
तो इसमें जो रिक्रूटमेंट प्रोसेस होता है वो आप सभी को पता होगा। इसमें 4 फेज़ होते हैं। सबसे पहले रिटन एग्ज़ाम होता है, उसके बाद में आपका पीईटी होता है, फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट होता है, फिर उसके बाद में आपका इंटरव्यू होता है और फिर आपका मेडिकल और फाइनल मेरिट उस टाइम पे होता है आपका। इस लगभग 4 फेज़ हो गए इसके अंदर। तो आप सभी को पता होगा इसमें सबसे पहले इसमें जो भी सबसे बड़ा रोल होता है वो होता है एग्ज़ाम का। रिटन एग्ज़ाम होता है और इसमें 2 पेपर होते हैं। सबसे रोल होता है वो होता है एग्ज़ाम का। रिटन एग्ज़ाम होता है और इसमें 2 पेपर होते हैं। सबसे पहला जो पेपर होता है वो हिंदी का होता है और सेकंड जो पेपर होता है वो होता है जीके एंड जीएस का। दोनों 200-200 नंबर के पेपर होते हैं। फिर उसके बाद में आप बता दूं आपको कि इसमें जो फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट होता है वो 100 नंबर का होता है। इसमें अलग अलग इवेंट्स होते हैं, उसके बारे में फिजिकल के लिए अलग से अपन वीडियो बना लेंगे। और इसके अलावा 100 नंबर का ये फिजिकल है। 50 नंबर का इसमें इंटरव्यू होता है। जो फिजिकल में जो पास होते हैं लगभग 20 गुना फिजिकल के लिए कॉल होता है और फिर इसके बाद में लगभग 2.5 से 3 गुना के लगभग का इंटरव्यू कॉल होता है। तो इंटरव्यू का 50 नंबर का होता है इंटरव्यू। फिर उसके बाद में फाइनल मेरिट आती है और मेडिकल वगैरह, ये इसका पूरा प्रोसेस होता है। तो आज अपन एकदम सामान्य अपने बात करिए आज इसमें। आपको कोई और डाउट हो तो आप मेरे से इसमें यूट्यूब जो वीडियो है इसके अंदर आप कमेंट करना, मैं आपको इसका रिप्लाई कर दूंगा। कोई इशू नहीं है इसके अंदर। और आने वाले समय में अपन और भी इनके ऊपर चर्चा करते रहेंगे। जैसे सिलेबस पे अपन विस्तार चर्चा कर लेंगे एक बार। और जो अपना एग्ज़ाम है उसका जो स्कीम है कि हाँ कौन से अपने को जो सोर्सेज हैं उनके बारे में बता देंगे आपको कि भाई इसमें आपको क्या पढ़ना चाहिए क्या नहीं पढ़ना चाहिए। और एग्ज़ाम की डेट आपको पता ही आ चुकी है, 5 अप्रैल 2026 का एग्ज़ाम है। लगभग 8.5 महीने का टाइम है। ये टाइम कम नहीं होता है अपने आप में, काफ़ी अच्छा टाइम है। तो अपना समय बिना गवाएं आपको अच्छी तैयारी कर देनी चाहिए। और आपके जो सोर्सेज हैं आपको भरोसा होना चाहिए। आप जिस टेस्ट सीरीज़ को लगा रहे हैं या फिर आप जो भी नोट्स वगैरह पढ़ रहे हैं, बुक्स वगैरह पढ़ रहे हैं, तो उनमें आपको ये देखना है कि जो लास्ट में जो पिछले 2024 में 2025 में जो अभी तक एग्जाम हुए हैं कि वहाँ से जो अपन जो कंटेंट पढ़ रहे हैं वहाँ से कितने क्वेश्चन आ रहे हैं, डायरेक्टली हो या इनडायरेक्टली हो, कि क्या मैं वो क्वेश्चन कर पा रहा हूँ। तो आपको सबसे पहले ये देखना है कि क्या मैं पढ़ तो सही रहा हूँ ना, कि कुछ भी पढ़ रहा हूँ तो वो रिसोर्सेज ऐसे रिलायबल रिसोर्सेज हों कि हाँ कि भाई एग्जाम के अंदर ठीक है मैटर यहीं से आ रहा है। अपने याद हो नहीं हो वो बात की चीज़ें होती हैं कि याद भी करवा दिया जाता है, लेकिन जो पढ़ रहे हैं वो तो कम से कम रिलायबल हो, कि उसमें कोई इशू नहीं हो कि अपन पढ़ कुछ रहे हैं, एग्जाम का स्कीम कुछ और चल रहा है। टू द पॉइंट सिलेबस के अकॉर्डिंग आपकी बुक्स होनी चाहिए, नोट्स होने चाहिए, उससे आपको काफ़ी अच्छी मदद मिलेगी। ठीक है, तो आज का सेशन इतना ही रखते हैं। और इसके बाद में आपका कोई भी डाउट हो इसमें एग्जाम से रिलेटेड तो आप मेरे को कॉमेंट कर देना, मैं आपका इसमें रिप्लाई दे दूँगा और कोई इशू नहीं है। ठीक है, थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।